बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग जो है ये बात करेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं के एक सामान्य पाठ्यक्रम के बारे में। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी अपनी सेकेंडरी की एग्जामिनेशन दी है और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ग्रेजुएशन वगैरह की तैयारी में भी लगे हुए हैं और साथ ही साथ में वो लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी करना चाहते हैं। तो ये वीडियो मैंने खास करके उन विद्यार्थियों के लिए बनाया है, उन बिगिनर्स के लिए बनाया है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी शुरू करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी शुरू की है। तो जो विद्यार्थी जो हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी अपनी पढ़ाई के साथ साथ में करना चाहते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, तो ये विशेष करके मैंने बनाया है वीडियो उनके लिए ही। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, लास्ट तक बने रहें, आप लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी इसमें मिलेगी। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को और कौन कौन सी चीज़ें जो है ये अपने साथ में पढ़ते रहनी है, ताकि जो है जब आप परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर जाएं, अपना एकेडमिक कोर्स पूरा कर लें, उसके बाद में जो है वो आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षाएं या सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए वो आपको काफ़ी उपयोगी होंगी और अलग से आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना। तो मैं अभी से आप लोगों को उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा क्या पढ़ना है। आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो एक सामान्य पाठ्यक्रम जो है, ये पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या होता है। मैं एसएससी, बैंक या रेलवे या पुलिस ये सब के लिए अलग अलग नहीं बताऊंगा। मैं जो मेरे पिछले 10 वर्षों का अनुभव है उसी अनुभव के आधार पर एक सामान्य रूपरेखा मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि अभी आप पढ़ाई के साथ में इन सारी चीज़ों को अगर लेकर चलें तो भविष्य में आपको दिक्कत नहीं होगी। और बाद में जाकर यदि आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं या बैंक की तैयारी करना चाहते हैं या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो थोड़े बहुत सिलेबस में अंतर आएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। हम लोग सभी परीक्षाओं को मिलाकर एक सामान्य सिलेबस बनाने का प्रयास करते हैं, एक सामान्य रूपरेखा हम लोग डिजाइन करते हैं और इसी के अनुरूप पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, उस पर मैं डिटेल सिलेबस बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं, और साथ ही साथ में उसके लिए आप किन बुक्स को, किन मानक बुक्स को चयन करें और कौन कौन से मानक बुक को लें। और साथ ही साथ में इस चैनल में अब जो है ये सामान्य सिलेबस को लेकर के पूरे कंप्लीट कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपको जो मैं आपको सिलेबस बताऊंगा सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाई होंगे और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आज के बाद से इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो किसी और चैनल में आपको नहीं मिलेंगी। इसीलिए आप लोग आज ही इस चैनल से जुड़ जाइए और अपना प्यार बना करके रखिए, और मैं फ्री में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा करके दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि हमने बात किया है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के सामान्य पाठ्यक्रम में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहली चीज जो है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये होता है सामान्य अध्ययन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सामान्य अध्ययन, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है जनरल स्टडीज। इसी को हम लोग कहते हैं जनरल स्टडीज यानी कि जीएस। एक बात और मैं शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग जो ये पूरा कोर्स चलाएंगे ये पूर्ण रूप से हिंदी भाषा में ही होगा और हम लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे, इसमें कोई अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि इस चैनल से सिर्फ हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ही जुड़े, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो इस चैनल को यहीं से स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में क्या पूछा जाता है, तो सामान्य अध्ययन में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी अपेक्षा जो है ये एक शिक्षित व्यक्ति से की जाती है कि शिक्षित होने के नाते आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। लेकिन आजकल जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं को उद्देश्य बहाली करने से ज्यादा छंटनी करना है, इसीलिए सामान्य अध्ययन जो कभी सामान्य हुआ करता था अब सामान्य स्पेसिफाई हो गया है, विशेष हो गया है। ठीक है, इसीलिए हमको इसको तरीके से पढ़ना होगा। ये सिलेबस काफी लंबा चौड़ा दिया हुआ है, दिखने में तो काफी लंबा ये लगता है, परंतु यदि हम लोग इसको छांट करके पढ़ें, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ें और पिछले 10 वर्षों के प्रश्नों को देखें कि किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल ये सिमट करके 50% पर खड़ा होता है। तो खैर उस पर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। हम लोग देखते हैं फिलहाल में कि सामान्य अध्ययन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो सामान्य अध्ययन है इसमें सबसे पहला जो चीज आता है ये होता है इतिहास। ठीक है, इतिहास हमें पढ़नी पड़ती है। इतिहास से आप देखेंगे कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत सारे
प्रश्न होते हैं। ठीक है, इतिहास में भी यहाँ पे हमें 3-4 चीजें पढ़नी पड़ती हैं। भारत के इतिहास में हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना पड़ता है यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास, साथ ही साथ में मध्यकालीन भारत का इतिहास और साथ में आधुनिक भारत का इतिहास। और इसके अलावे अगर हम बात करते हैं तो कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं में विश्व इतिहास से भी कुछ एक प्रश्न शामिल कर लिए जाते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन के इतिहास खंड में, तो हमें यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास पढ़ना पड़ता है। कोई भी विद्यार्थी जब पढ़ना शुरू करता है तो वो जब भी ओपन करता है जीएस की बुक, कहीं से भी आप अगर खरीदेंगे, कोई नोट्स ले ले कहीं से, कहीं बुक ले ले या लुसेट वगैरह को पढ़े, तो इस तरह से इतिहास से ही शुरू करता है। इतिहास पढ़ने में व्यक्ति अपने एनर्जी को इतना ज़्यादा वेस्ट कर देता है कि आगे के लिए उसके पास कुछ बचता नहीं है। अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास की पढ़ाई हमें किस तरीके से करनी है। ये बहुत ही छोटा है, लेकिन हम लोग इसको जब देखते हैं इतना बड़ा और खूब एनर्जी से तैयारी शुरू भी करते हैं और मज़ा भी आता है पढ़ने में, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये मज़ा सजा बन जाता है क्योंकि चीज़ें ओवरलैप करने लगती हैं। इस पर हम लोग अलग से बातचीत करेंगे। इतिहास के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण इसमें मामला है, जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, ये है राज व्यवस्था। ठीक है, इसमें बेसिकली भारत की राज व्यवस्था तथा संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा पेपर है, इसको भी पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है ये सभी लोगों का जो है ये पसंदीदा विषय है। इसीलिए इसमें राज व्यवस्था, खास करके भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इस पर भी हम लोग डिटेल बात करेंगे कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, लेकिन जानकारी के अभाव में विद्यार्थी इसमें भी उलझ करके रह जाते हैं। राज व्यवस्था और संविधान के बाद में जो तीसरा चीज हमें पढ़ना है ये है भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। तो भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भूगोल में हम लोगों को भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल ये देखने हैं। और अर्थव्यवस्था में बेसिकली हमें जो है ये पूरा इकोनॉमिक्स नहीं देखना है, इसमें हमें भारत की अर्थव्यवस्था को देखनी है और साथ ही साथ में जो करंट में घटनाएं घट रही है, यानी समसामयिक घटनाओं से जो अर्थव्यवस्था रिलेटेड होती है उसको हमें देखना है। ये भी सिलेबस बहुत ही छोटा हो जाता है, लेकिन अगर जानकारी के अभाव में हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हम पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा पढ़ने के बावजूद हमारा स्कोर नहीं होगा, हम रिजल्ट से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो भूगोल और अर्थव्यवस्था हो गया। भूगोल और अर्थव्यवस्था के बाद में जो चीज़ हमें देखना है ये है हमारा सामान्य विज्ञान। ठीक है, जनरल साइंस। तो सामान्य विज्ञान से रिलेटेड भी यहाँ पे प्रश्न आते हैं। सामान्य विज्ञान में हमें वही ट्रेडिशनल विज्ञान देखने हैं, जिसमें हम लोगों को देखना है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को ऊपर लिखने का कारण भी है क्योंकि जीव विज्ञान से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीव विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आज आप देख रहे हैं कि हर प्रतियोगिता परीक्षा में जीव विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न जो होते हैं ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावे दूसरा जो पार्ट होगा इसमें होगा भौतिकी, और भौतिकी की ही एक शाखा कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न तो आप देख ही रहे हैं, हर प्रतियोगिता परीक्षा में इसको ऐड किया जाता है। तो दूसरा जो पार्ट होगा ये होगा भौतिकी और कंप्यूटर। घबराइए मत, बहुत कम पढ़ना है, इसमें भी सेलेक्टिव टॉपिक्स ही पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, तो भौतिक एवं कंप्यूटर के बाद में जो देखना है हमें वो होगा हमारा रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान यानी कि जो हमारा केमिस्ट्री वाला पार्ट है, इससे नाममात्र के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जीएस का सिलेबस। जीएस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज और हमारा होता है जो है समसामयिक घटनाक्रम। ठीक है, जीएस में इनके अलावे हमको एक चीज और पढ़ना है जो है समसामयिक घटनाक्रम। ये समसामयिक घटनाक्रम ऐसा चीज है जो इतिहास से भी जुड़ जाता है, पॉलिटी एंड संविधान से भी जुड़ जाता है, राजव्यवस्था और संविधान से। ये भूगोल एवं अर्थव्यवस्था से भी जुड़ता है और ये सामान्य विज्ञान से भी जुड़ता है। क्योंकि
अभी जो वर्तमान परिदृश्य में घटनाएं घट रही है उनका इससे संबंध जुड़ जाता है, और जब इनसे संबंध जुड़ता है किसी से भी तो वो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग जब पढ़ाई करेंगे तो जब हम रिलेट करके बताएंगे तो आपको ज़्यादा बातें समझ में आएंगी, इसको फोकस कीजिएगा। समसामयिक घटनाक्रम में हमें बेसिकली दो चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। एक राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं, जो नेशनल लेवल पर घटनाएं हो रही है, और दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर की घटनाएं। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं जो होती है इसे हमें देखना है। इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं, टेलीविज़न में न्यूज़ देख सकते हैं, या तो फिर हम लोग कोई मानक मैगजीन यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके लिए हमें अपना एक नोट्स बनाते चलना है। कैसे बनाना है मैं बताऊंगा, क्योंकि ये समसामयिक घटनाक्रम जो है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं का हार्ट है आज के डेट में, क्योंकि इसको छोड़कर आप एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं। और बेसिकली गलती बच्चे यही करते हैं कि ये तो सारा करते जाते हैं लेकिन इसको सोचते हैं कि हम लास्ट में करेंगे, यहीं पर वो धोखा खा जाते हैं। क्योंकि लास्ट में क्या आप रट करके थोड़ी एग्जाम पास कर जाएंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स को आपको अपनी आदत में डालना है, अपनी आदत बनाना है इसको, और दिन प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके तैयारी करनी है, तभी जा करके ये होगा। आप सोचेंगे एक साल की घटनाओं को एक दिन में पढ़ करके एग्जाम में आप बेटर परफॉर्मेंस करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया हमारा जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का सिलेबस। अब सामान्य अध्ययन के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट होता है, चलिए देखते हैं वो। सामान्य अध्ययन को देखकर डरिएगा मत, क्योंकि ये जितना बड़ा दिखता है उतना ही आसान है और अच्छा स्कोर हम इसमें कर सकते हैं अगर हम एक निश्चित प्लानिंग के हिसाब से तैयारी करते हैं। तो सामान्य अध्ययन के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट होता है, आइए चलते हैं उस पर। सामान्य अध्ययन को हम हटाते हैं यहाँ से। सामान्य अध्ययन के बाद जो दूसरा पार्ट होता है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, वो हमारा हो जाता है गणित का। ठीक है, ये हो जाता है गणित यानी कि मैथ्स। अधिकतर जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसमें हमें मैट्रिक स्तर के जो गणित होते हैं उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित में मैं कुछ सामान्य चैप्टर्स का नाम आपके साथ बता रहा हूं, जिनमें से जो है इसमें से लगभग प्रश्न आते हैं, और फिर हम लोग जब डिटेल से चर्चा करेंगे तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। गणित में मोटा मोटी जो हम लोग को पढ़ना है ये हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति, ठीक है, जो नंबर सिस्टम होता है, जो हमने सभी ने मैट्रिक के अंदर में पढ़ चुका है। लघुत्तम समापवर्त्य, लस तथा मस, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसके अलावे भिन्न तथा दशमलव, भिन्न तथा दशमलव। इसके अलावे औसत, लाभ हानि, ब्याज, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग सभी पढ़े हैं, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। इसके अलावे प्रतिशतता, समय दूरी, ठीक है, इसी तरह से वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्षेत्रमिति, ठीक है, और कुछ प्रश्न ज्यामिति से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चैप्टर्स छूट रहे हैं जिनको हम लोग जब बात करेंगे डिटेल में तो उस समय हम लोग बात कर लेंगे कि गणित से और क्या क्या प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, गणित के अलावे अगर हम बात करते हैं, तीसरा महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है प्रतियोगिता परीक्षा का, ये होता है तर्क शक्ति परीक्षण। तर्क शक्ति परीक्षण, इससे भी परीक्षाओं में अच्छे खासे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तर्क शक्ति परीक्षण को ही हम कहते हैं रीजनिंग। लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में भी बता देता हूँ। रीजनिंग जो है ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा नंबर परीक्षाओं में ला सकते हैं। रीजनिंग जो होता है ये दो तरह के रीजनिंग के प्रश्न होते हैं। एक होता है भाषिक
जिसको हम लोग वर्बल बोलते हैं, और दूसरा होता है अभाषिक। ठीक है, तो आप लोगों ने परीक्षाओं का अगर प्रश्न देखा है तो आप लोगों ने रीजनिंग के प्रश्न देखे होंगे, जैसे एनालॉगी टेस्ट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सादृश्यता परीक्षण, कौन समान है कौन असमान है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सादृश्यता परीक्षण के प्रश्न आते हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कोडिंग डिकोडिंग यानी कूट भाषा, कूट लेखन से प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ। उसके अलावे रक्त संबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन किसका रिश्तेदार है कौन किसका नातेदार है, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होगा वो। उसके बाद दिशा डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बैठने की व्यवस्था जिसको हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, इस तरह के प्रश्न होते हैं। बैठने की व्यवस्था से संबंधित सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावे आप देखे होंगे डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग पाशा कहते हैं। उसी तरह से और भी प्रश्न बहुत सारे होते हैं, जैसे इसमें हम लोग एक छूट रहा है क्या, हाँ, जैसे कथन और निष्कर्ष से प्रश्न पूछे जाते हैं, कथन तथा निष्कर्ष। ठीक है, एक कथन दे देगा और 4 निष्कर्ष दे देंगे, तो इसका कौन सा निष्कर्ष होगा। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी प्रश्न हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी होते हैं और हमें इंटरेस्ट भी आता है। बस कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसको हम फॉलो करेंगे तो सबसे आसान पार्ट यही है, और अगर नहीं जानेंगे तो सबसे मुश्किल पार्ट भी यही है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से नंबर बहुत अच्छा से आता है। इसके अलावा दूसरा पार्ट होता है जो है ये है भाषिक वाला। ठीक है, सॉरी, भाषिक तो हो गया, ये अभाषिक यानी कि नॉन वर्बल वाला पार्ट है। इसमें चित्र दिए हुए होते हैं और उन चित्रों से आपको प्रश्न के हल निकालने होते हैं। जैसे इसमें श्रृंखला आता है यानी कि सीरीज वाले प्रश्न होते हैं। इसमें भी सादृश्यता परीक्षण आता है। ठीक है, सादृश्यता से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद समरूप आकृतियों की गणना, कुछ समान आकृति दिए रहते हैं, उसमें कौन समान है, तो समरूप आकृतियों की गणना। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे अच्छे से और देखेंगे। मैं आपको इसमें से और भी जो है टॉपिक सिलेक्ट करके बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और कौन सा टॉपिक जो है हमारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज हम लोग सामान्य बात कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पहला चीज हमारा महत्वपूर्ण हो गया सामान्य अध्ययन, दूसरा गणित, तीसरा है तर्क शक्ति परीक्षण और रीजनिंग। इसके अलावे एक चौथी चीज हमें और पढ़नी पड़ती है जो है भाषा। लगभग सभी परीक्षाओं में भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा कुछ परीक्षाओं में हिंदी भाषा होती है, कुछ में भाषा अंग्रेजी होती है, कुछ में लोकल लैंग्वेज होती है यानी कि स्थानीय भाषा, और कुछ परीक्षाएं ऐसी होती है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों अनिवार्य होती है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कमांड रखें। ठीक है, और ये जो भाषा होती है इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये 10th लेवल का जो ग्रामर होता है ये भाषा उसी पर बेस होती है। ठीक है, ये भाषा के प्रश्न जो है ये 10th लेवल के जो ग्रामर होते हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी से कैसे प्रश्न आते हैं, तो हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा संज्ञा, तो यहाँ संज्ञा से प्रश्न पूछे जाते हैं। संज्ञा में भी आपका लिंग, वचन, कारक। ठीक है, अंग्रेजी में भी अगर आप बात करें तो आपको नाउन पढ़ना है, नाउन में आपको जेंडर पढ़ना है, नंबर पढ़ना है और केस पढ़ना है। ठीक है, जो हिंदी में लिख रहे हैं बस इंग्लिश का भी सिलेबस लगभग वही है। ठीक है, तो यह संज्ञा पढ़नी है। संज्ञा के बाद आप जानते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, जो हम लोग सब 10th लेवल पे पढ़े हुए हैं, बस वही सारे चीजों को यहाँ पे पूछा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, है ना। इसके बाद काल, इसके बाद अगर आप बात करें, मैं मोटे मोटे में भी बात कर रहा हूं, मुहावरे, लोकोक्ति। ठीक है, उसके बाद एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका आ जाता है वो आ जाता है आपका पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द,
यानी ऑपोजिट वर्ड से। और एक प्रश्न काफी आप देखते होंगे गद्यांश, ठीक है, एक गद्यांश दिया हुआ रहता है जिस पर पढ़ करके आपको कुछ प्रश्नों के आंसर देने पड़ते हैं, वो आता है। उसके अलावे एक प्रश्न और कॉमन होता है लगभग सभी परीक्षाओं में, संक्षेपण करने के लिए दिया जाता है। एक बड़ा सा देगा टॉपिक, उसको पढ़ करके आपको कम शब्दों में 1/3 में उसको लिखना पड़ता है, वो हम लोग बात करेंगे। संक्षेपण पूछा जाता है, ठीक है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पूरे ग्रामर का निचोड़ होता है, वाक्यों का शुद्धिकरण, ठीक है। कुछ वाक्य दिए होते हैं, कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है ये देखना है। इसके अलावे बड़े बड़े जो प्रतियोगिता परीक्षा जैसे पीसीएस लेवल के होते हैं उनमें एक दिया जाता है एक पत्र निबंध लेखन का, तो एक निबंध लेखन की क्षमता भी आप में होनी चाहिए। तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के ये 4 महत्वपूर्ण पिलर्स है, 4 महत्वपूर्ण खंबे होते हैं, ठीक है। जैसे एक टेबल 4 पैरों पर खड़ा है, उसी तरह जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके 4 स्तंभ हैं, सामान्य अध्ययन, गणित, रीजनिंग और भाषा, ठीक है। इन चारों के अलावे कुछ भी आपको अलग से किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, बस एग्जाम के नेचर पर डिपेंड करता है। छोटा एग्जाम है तो जो होंगे टॉपिक्स इसमें कम होंगे, एग्जाम बड़ा होगा तो इनका एरिया जो होगा वो बड़ा होगा। हाँ, अब अगर आप कोई विषय विशेषज्ञ के शिक्षक की या फिर अगर आप यूपीएससी वगैरह की एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट्स अलग होंगे, लेकिन जितने भी मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल के सामान्य प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनका सिलेबस यही है। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही बातें करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके सब में डिटेल बात करेंगे कि सब में पढ़ना क्या चीज़ है और किस सब्जेक्ट के लिए हम कौन से बुक को अपने पास रखें, क्योंकि जब आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मानक बुक एक आपके पास विषय की होनी चाहिए। बाकी क्लास में मैं सारी चीज़ें कवर करा दूंगा। रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के द्वारा आपसे कोई पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, बस गुरु भक्ति का परिचय अगर आपको देना है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है। उस मेहनत के एवज में कम से कम चैनल जो है इसको लाइक और व्यूज़ मिलने चाहिए वीडियो को, तभी वीडियो आगे कंटिन्यू करने में मज़ा भी आएगा। तो चलिए इतनी ही बातें करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।